नमस्कार। आज हम एलआईसी की एक खास योजना जीवन लक्ष्य पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। नमस्कार। हमारे पास एलआईसी के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट, सेल्स ब्रोशर, पॉलिसी की कॉपी, हाँ, हम उसी से जानकारी लेंगे। बिल्कुल सोर्स से ही बात करेंगे। देखिए, मकसद ये है कि इससे आसान भाषा में समझें ये काम कैसे करती है, फायदे क्या हैं और किसके लिए ये सबसे ठीक हो सकती है। हाँ, खासकर जब परिवार की सुरक्षा, बच्चों के भविष्य की बात आती है। हाँ, वही। इसमें कहते हैं कि सुरक्षा भी है, बचत भी है। तो बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे जो बड़े लक्ष्य होते हैं, उनके लिए ये काफी दिलचस्प लगती है। तो चलिए इसे ठीक से समझते हैं। जरूर। तो सबसे पहले ये जो जीवन लक्ष्य योजना है, आखिर है क्या? किस तरह की पॉलिसी है ये? हाँ, तो ये एलआईसी की एक सहभागी योजना है, यानी अच्छा, पार्टिसिपेटिंग। सहभागी। हाँ, यानी ये एलआईसी के मुनाफे में हिस्सा लेती है, जो आपको बोनस के रूप में मिलता है। और ये गैर लिंक्ड है। नॉन लिंक्ड। मतलब इसका पैसा शेयर बाजार में नहीं लगता, तो इसका रिटर्न ना बाजार के उतार चढ़ाव पर निर्भर नहीं करता, स्टेबल रहता है। अच्छा, ये मूल रूप से सुरक्षा और बचत का एक कॉम्बिनेशन है। ठीक है, सुरक्षा और बचत का मेल। और इसके जो प्रैक्टिकल पहलू हैं, जैसे प्रीमियम कब तक भरना होता है, पॉलिसी कितने साल चलती हैं, ये सब। हाँ, इसमें पॉलिसी की अवधि आप 13 साल से 25 साल तक चुन सकते हैं। 13 से 25 साल, ठीक है। और एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो प्रीमियम भरने की अवधि है, जिसे पीपीडी कहते हैं, वो पॉलिसी अवधि से हमेशा 3 साल कम होती है। अरे वाह, मतलब अगर 25 साल की पॉलिसी ली तो प्रीमियम सिर्फ 22 साल। बिल्कुल, आखिरी के 3 साल कोई प्रीमियम नहीं देना। ये तो बढ़िया है, बोझ कम हो जाता है आखिर में। हाँ, और न्यूनतम जो बेसिक सम अश्योर्ड है, मतलब कम से कम कवर, वो 2 लाख रुपए का है। 2 लाख, और ज्यादा से ज्यादा? ज्यादा की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। वो आपकी जरूरत और एलआईसी की अंडरराइटिंग पर निर्भर करता है। अच्छा। बस एक चीज ध्यान रखनी है कि बीमा राशि 2 लाख रुपए से 4 लाख तक लेनी हो तो 10,000 रुपए के मल्टीपल में होगी, और 4 लाख से ऊपर 50,000 के मल्टीपल में। ठीक है, समझ गए। और उम्र कौन ले सकता है इसे? कम से कम 18 साल की उम्र होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 50 साल। 18 से 50 साल। और मैच्योरिटी पे? पॉलिसी पूरी होने पर अधिकतम उम्र 65 साल हो सकती है। और अच्छी बात यह है कि रिस्क कवर, मतलब लाइफ इंश्योरेंस, वो पॉलिसी लेते ही तुरंत शुरू हो जाता है। ओके, लेकिन बाजार में तो और भी प्लान्स हैं। तो इस जीवन लक्ष्य में ऐसा क्या खास है? मतलब इसका यूनिक पॉइंट क्या है? देखिए, इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका ड्यूअल प्रोटेक्शन, मतलब दोहरा सुरक्षा कवच, खासकर उन परिवारों के लिए जिनके बच्चे हैं। दोहरा सुरक्षा कैसे? पहली सुरक्षा, अगर पॉलिसी चलने के दौरान पॉलिसी होल्डर के साथ, भगवान न करे, कुछ अनहोनी हो जाए, तो परिवार को पैसों की दिक्कत न हो तुरंत। इसलिए हर साल एक फिक्स्ड रकम मिलती है। इसे वार्षिक आय लाभ कहते हैं। हर साल? अच्छा। हाँ, और दूसरी सुरक्षा, पॉलिसी अवधि पूरी होने पर चाहे पॉलिसी होल्डर जीवित हो या ना हो, एक बड़ी एकमुश्त रकम मिलती है। चाहे जीवित हो या ना हो, ये कैसे? हाँ, ये तो इसकी खूबी है। इसे डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे जो भविष्य के बड़े खर्चे हैं ना, उनके लिए एक फंड बन सके हर हाल में। ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब अनहोनी होने पर भी बच्चों के भविष्य के लिए जो सोचा था वो पैसा मिलेगा ही। बिल्कुल। इसे थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। पहले बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। मान लीजिए सब ठीक रहा, पॉलिसी पूरी हो गई, तो क्या मिलेगा? अगर पॉलिसी चल रही है, मतलब सारे प्रीमियम भरे हैं और पॉलिसी होल्डर अवधि पूरी कर लेता है, तो उसे मिलती है परिपक्वता पर बीमा राशि, यानी सम अश्योर्ड ऑन मैच्योरिटी। हाँ, जो कि बेसिक सम अश्योर्ड के बराबर होती है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा। क्योंकि ये सहभागी योजना है, तो इसके साथ जमा हुए साधारण प्रत्यावर्ती बोनस भी मिलते हैं। वो जो आपने शुरू में बताया था। हाँ, सिंपल रिविजनरी बोनसेस। और अगर उस साल एलआईसी घोषित करती है तो अंतिम अतिरिक्त बोनस, मतलब फाइनल एडिशनल बोनस, वो भी मिलता है। तो ये बोनस मिलकर रकम को काफी बढ़ा देते होंगे। बिल्कुल, लंबी अवधि में काफी फर्क पड़ जाता है। ठीक है। और आप वो दूसरा पहलू, सुरक्षा वाला, अगर दुर्भाग्य से पॉलिसी होल्डर की मृत्यु हो जाए तो ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये इस प्लान का आप कह सकते हैं सबसे अहम हिस्सा है। अगर पॉलिसी चालू है और पॉलिसी अवधि के दौरान पॉलिसी धारक की मृत्यु हो जाती है, तो सबसे पहली बात, परिवार को आगे कोई प्रीमियम नहीं भरना होता। प्रीमियम वहीं रुक जाता है। अच्छा, ये राहत की बात है। हाँ, फिर 2 तरह के लाभ मिलते हैं। 2 तरह के? पहला है वार्षिक आय लाभ, एनुअल इनकम बेनिफिट।
इसमें जो बेसिक सम एश्योर्ड था उसका 10% हर साल परिवार को मिलता है। हर साल 10%? कब तक? ये पेमेंट शुरू होती है मृत्यु के बाद जो अगली पॉलिसी एनिवर्सरी आती है उससे, और ये तब तक मिलती रहती है जब तक पॉलिसी की ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट आनी थी उससे ठीक 1 साल पहले तक। मतलब ये एक तरह की इनकम सपोर्ट हो गई परिवार के लिए। बिल्कुल। सोचिए, कमाने वाला ना रहे तो ये सालाना रकम कितनी बड़ी मदद हो सकती है। बच्चों की फीस, घर खर्च। हाँ बिल्कुल। और दूसरा लाभ? दूसरा लाभ मिलता है पॉलिसी की जो ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट थी उस तारीख पर। उस समय परिवार को मिलती है मृत्यु पर बीमा राशि, सम अश्योर्ड ऑन डेथ। ये कितनी होती है? ये 2 अमाउंट में से जो ज्यादा हो वो होती है, या तो तब तक भरे गए कुल सालाना प्रीमियम का 7 गुना या फिर बेसिक सम अश्योर्ड का 110%। 110%? हाँ, और ज्यादातर मामलों में ये 110% वाली रकम ही ज्यादा होती है। तो मैच्योरिटी पर 110% मिलता है? हाँ, और साथ में मृत्यु की तारीख तक जितने बोनस जमा हुए थे वो भी मिलते हैं। और एक और खास बात। क्या? मृत्यु के बाद से लेकर मैच्योरिटी तक अगर LIC बोनस घोषित करती है तो वो बोनस भी जोड़ते जाते हैं और वो भी मैच्योरिटी पर मिलते हैं। साथ में फाइनल एडिशनल बोनस भी अगर उस साल घोषित हुआ हो। 1 मिनट, ये तो बहुत ही अलग बात है। मतलब मृत्यु के बाद प्रीमियम बंद, परिवार को हर साल पैसा भी मिल रहा है और पॉलिसी खत्म होने पर 110% बेसिक सम अश्योर्ड और सारे बोनस भी मिलेंगे। जी हाँ। ज्यादातर प्लान्स में तो डेथ पर एकमुश्त पैसा देकर बात खत्म हो जाती है। सही कहा। यही इस प्लान को यूनिक बनाता है। ये पक्का करता है कि जिस लक्ष्य के लिए पॉलिसी ली थी, मान लीजिए बच्चे की हायर एजुकेशन, वो पॉलिसी होल्डर के न रहने पर भी पूरा हो। और एक न्यूनतम गारंटी भी है कि डेथ बेनिफिट के तौर पर मृत्यु तक जितने भी प्रीमियम भरे गए थे उसका कम से कम 105% तो मिलेगा ही मिलेगा। इसमें टैक्स या राइडर प्रीमियम नहीं जोड़ते। इसे एक उदाहरण से समझे तो और साफ हो जाएगा। मान लीजिए कोई 30 साल का व्यक्ति है, 10 लाख रुपए का बेसिक सम अश्योर्ड लेता है 20 साल की पॉलिसी अवधि के लिए। ठीक है, तो प्रीमियम उसे भरना होगा 17 साल, क्योंकि PPT 3 साल कम होती है, 20 और 3। हाँ, 17 साल। अब मान लीजिए 5 साल बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो क्या होगा? ठीक है, तो सबसे पहले परिवार को आगे कोई प्रीमियम नहीं देना। ओके। दूसरा, मृत्यु के बाद जो छठी पॉलिसी एनिवर्सरी आएगी उससे लेकर 19वीं पॉलिसी एनिवर्सरी तक, यानी कुल 14 साल। 14 साल तक हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा, यानी 10 लाख का 10%। हर साल 1 लाख 14 साल तक। ठीक है। तीसरा, जब 20 साल पूरे होंगे, यानी जो ओरिजिनल मैच्योरिटी डेट थी, उस दिन परिवार को एक मुश्त 11 लाख रुपए मिलेंगे, यानी 10 लाख का 110%। 11 लाख। और साथ में जो पहले 5 सालों में बोनस जमा हुए थे वो, प्लस मृत्यु के बाद यानी छठे साल से लेकर 20वें साल तक जो बोनस जमा हुए अगर LIC ने घोषित किए वो भी, और उस साल का फाइनल एडिशनल बोनस भी अगर घोषित हुआ हो। वाह, ये तो वाकई बहुत सॉलिड प्रोटेक्शन लग रहा है। अब ये बोनस वाली बात थोड़ी और क्लियर कीजिए। ये साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस कैसे काम करते हैं? ये आते कहाँ से हैं? हाँ, तो जैसा मैंने कहा था, ये सहभागी पॉलिसी है, पार्टिसिपेटिंग। तो आप इसे ऐसे समझिए कि LIC जो मुनाफा कमाती है उसका एक हिस्सा वो पॉलिसी होल्डर्स के साथ बांटती है। ये बोनस वही हिस्सा है। अच्छा, प्रॉफिट शेयरिंग जैसा। हाँ बिल्कुल। LIC हर साल अपने फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखती है और उसके आधार पर साधारण प्रत्यावर्ती बोनस घोषित करती है। ये हर साल आपकी पॉलिसी में जुड़ता जाता है। एक बार घोषित हो गया तो वो आपकी पॉलिसी का पक्का हिस्सा बन जाता है। इसे वेस्टेड होना कहते हैं। मतलब वो गारंटीड हो गया? हाँ, एक बार घोषित होने के बाद वो गारंटीड हो जाता है। वो साल दर साल जुड़ता रहता है। और वो अंतिम अतिरिक्त बोनस? वो एक तरह का लॉयल्टी बोनस समझ लीजिए, या विदाई गिफ्ट। ये पॉलिसी के मैच्योर होने या डेथ क्लेम होने वाले साल में LIC दे सकती है, अगर उसका प्रदर्शन अच्छा रहा हो। ये हर साल नहीं मिलता। तो ये दोनों बोनस मिलकर, खासकर अगर पॉलिसी लंबी अवधि की है, तो मैच्योरिटी अमाउंट को काफी बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, मूल बीमा राशि से काफी ज्यादा हो सकता है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखना है कि बोनस गारंटीड नहीं होते। ये LIC के भविष्य के प्रदर्शन पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। अब ये बोनस वाला जो पहलू है, ये इसे फिक्स्ड डिपॉजिट यानी FD जैसी जो पारंपरिक बचत योजनाएं हैं उनसे कैसे अलग करता है? आजकल तो वैसे भी FD की ब्याज दरें काफी कम हो गई हैं। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया आपने। अगर हम पिछले 10 साल देखें, मान लीजिए 2014-15 से आज 2024-25 तक, तो बैंकों की FD रेट्स में काफी गिरावट आई है। हाँ, ये तो है। अब ऐसे में सिर्फ FD पर निर्भर रहना
खासकर बच्चों की पढ़ाई या शादी जैसे लक्ष्यों के लिए जो 15-20 साल दूर हैं, वो शायद काफी ना हो। क्यों? एफडी तो सेफ मानी जाती है एकदम। सेफ जरूर है, लेकिन दो दिक्कतें हैं। एक तो ब्याज दरें कम है, और दूसरी जो ज्यादा बड़ी बात है वो है महंगाई, इन्फ्लेशन। महंगाई? हाँ, आज जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई मान लीजिए 10 लाख में हो रही है, 15-20 साल बाद वो शायद 25-30 लाख या उससे भी ज्यादा की हो जाए। बाप रे। तो सवाल ये है कि क्या आज की एफडी दरें टैक्स कटने के बाद महंगाई को मात देकर आपके पैसे को उतना बढ़ा पाएंगी? शायद नहीं। मुश्किल है। जीवन लक्ष्य यहाँ एक अलग अप्रोच देता है। ये सिर्फ बचत नहीं है, इसमें एक तो गारंटीड लाइफ कवर है, वो भी उस यूनिक डेथ बेनिफिट स्ट्रक्चर के साथ। हाँ, वो 10% सालाना वाला। हाँ, और साथ में बोनस के जरिए आपकी बचत बढ़ने की संभावना भी है, और ये एक डिसिप्लिन बनाता है लंबी अवधि के लिए फंड बनाने का। एफडी में तो जरूरत पड़ने पर पैसा निकाल लेना आसान होता है। हाँ, ये भी है। तो आप कह रहे हैं कि एफडी की सेफ्टी अपनी जगह है, लेकिन जीवन लक्ष्य जैसे प्लान लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए सुरक्षा और संभावित ग्रोथ का शायद बेहतर बैलेंस दे सकते हैं। हाँ, मोटे तौर पे कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वो 3 चीजें मिल रही हैं: लाइफ कवर, रेगुलर सेविंग का डिसिप्लिन और बोनस से ग्रोथ की पोटेंशियल। ठीक है, अब ये बोनस कैसे बढ़ते हैं और लंबी अवधि में क्या फर्क डालते हैं, इस पर थोड़ी और बात करते हैं। जिसे हम कंपाउंडिंग की शक्ति कहते हैं, क्या वो यहाँ लागू होती है? देखिए, यहाँ इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट वाली सीधी कंपाउंडिंग तो नहीं होती जैसे एफडी में होती है। मतलब बोनस पर बोनस नहीं लगता। अच्छा। लेकिन जो बोनस हर साल घोषित होकर आपकी पॉलिसी में जुड़ता है, वो आपकी कुल जमा रकम को बढ़ाता जाता है। और जब पॉलिसी 15, 20, 25 साल चलती है, तो ये लगातार जुड़ने वाले बोनस और आखिर में मिलने वाला वो फाइनल एडिशनल बोनस, ये सब मिलकर मैच्योरिटी वैल्यू को काफी बड़ा बना देते हैं। कोई उदाहरण है इसका? हाँ, जैसे एलआईसी के ब्रोशर में एक इलस्ट्रेशन दिया होता है। मान लीजिए एक 35 साल का व्यक्ति है, उसने 2 लाख रुपए की बीमा राशि की 25 साल की पॉलिसी ली। प्रीमियम उसे 22 साल भरना है। ठीक है, 2 लाख की पॉलिसी 25 साल। अब अगर मान लीजिए भविष्य में एलआईसी औसतन 4% प्रति वर्ष के हिसाब से रिटर्न देती है। ये सिर्फ एक अनुमान है, गारंटी नहीं है। हाँ, अनुमान। तो मैच्योरिटी पर करीब 2,35,000 रुपए मिल सकते हैं। और अगर औसतन 8% प्रति वर्ष के हिसाब से रिटर्न आता है, ये भी अनुमान है, गारंटी नहीं। तो ये रकम करीब 3,80,000 रुपए तक हो सकती है। अरे, मतलब गारंटी तो 2 लाख है, लेकिन बोनस ने उसे लगभग दुगना कर दिया 8% वाले अनुमान में। हाँ, यही है लंबी अवधि में बोनस की ताकत। इसकी तुलना अगर आज की एफडी दरों से करें, जो शायद 6-7% होंगी और उस पर टैक्स भी लगेगा, तो लंबी अवधि में ये बोनस वाला पहलू वाकई आकर्षक लग सकता है, अगर एलआईसी का प्रदर्शन अच्छा रहता है तो। बिल्कुल, ये लंबी अवधि में एलआईसी के मुनाफे में आपकी हिस्सेदारी का फायदा है। ठीक है, हमने फायदे समझ लिए, कैसे काम करता है ये भी समझ लिया। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति, खासकर जिसके छोटे बच्चे हैं, वो जीवन लक्ष्य जैसी योजना नहीं लेता है, तो उसे क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकता है? हाँ, ये सोचना भी जरूरी है। कुछ बड़े रिस्क हो सकते हैं। जैसे? पहला और सबसे बड़ा, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी। अगर कमाने वाले सदस्य की असमय मृत्यु हो जाती है, तो परिवार के सामने अचानक आय का संकट आ सकता है। बच्चों की पढ़ाई, शादी जैसे जो बड़े सपने देखे थे, वो खतरे में पड़ सकते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई अलग से फंड नहीं होगा। हाँ, ये तो है। दूसरा, लक्ष्य से चूकने का खतरा। अगर सिर्फ एफडी या दूसरी छोटी बचत पर निर्भर हैं, तो हो सकता है कम ब्याज दरें और महंगाई मिलकर उतना पैसा जमा ही ना होने दें जितना लक्ष्य के लिए चाहिए। और जैसा आपने कहा, एफडी का पैसा किसी और काम में भी खर्च हो सकता है। बिल्कुल। तीसरा, गिरती ब्याज दरों का रिस्क। क्या गारंटी है कि भविष्य में दरें और नहीं गिरेंगी? अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ पारंपरिक बचत पर निर्भर रहना और मुश्किल हो जाएगा। सही बात है। और चौथा, वो जो कॉम्बिनेशन वाला फायदा है उससे चूक जाना, मतलब लाइफ कवर की सेफ्टी और बोनस के साथ सेविंग बढ़ाने का मौका, ये दोनों एक साथ नहीं मिलेंगे। ये बातें वाकई सोचने वाली हैं। अच्छा, बीमा लेते समय एक और बड़ा सवाल आता है, भरोसा, ट्रस्ट। एलआईसी पर कितना भरोसा किया जा सकता है? क्या इसमें कोई सरकारी गारंटी जैसी चीज होती है? देखिए, एलआईसी भारत की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसकी स्थापना पार्लियामेंट के एक्ट, एलआईसी एक्ट 1956 के तहत हुई थी। अच्छा, एक्ट के तहत? हाँ, ये इसे एक बहुत मजबूत आधार और विश्वसनीयता देता है। बहुत से लोग इसे सरकारी समर्थन या एक तरह की सॉवरेन गारंटी से जोड़कर देखते हैं।
हालांकि पॉलिसी डॉक्यूमेंट में सॉवरेन गारंटी शब्द लिखा नहीं होता, पर सरकारी ओनरशिप होना अपने आप में एक बड़ा विश्वास देता है। और इतने सालों से, दशकों से ये काम कर रही है, देश भर में इसकी पहुंच है, लोगों का एक भरोसा बना हुआ है। इसका क्लेम सेटलमेंट रेशियो भी आमतौर पर काफी हाई रहता है। क्लेम मिलने में दिक्कत नहीं आती ज्यादातर। हाँ, उनका रिकॉर्ड इस मामले में अच्छा माना जाता है। ठीक है। और इस खास प्लान जीवन लक्ष्य में क्या चीज गारंटीड है और क्या नहीं, ये बिल्कुल साफ होना चाहिए। हाँ, ये बहुत जरूरी है। कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। इस प्लान में कुछ चीजें पूरी तरह गारंटीड हैं। क्या क्या? पहला, पॉलिसी अवधि पूरी होने पर मिलने वाली मूल बीमा राशि यानी बेसिक सम एश्योर्ड, वो पक्का मिलेगा। ठीक है। दूसरा, मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभ का जो स्ट्रक्चर है, मतलब वो हर साल मिलने वाला 10% इनकम बेनिफिट और मैच्योरिटी पर मिलने वाला 11% बेसिक सम एश्योर्ड, ये स्ट्रक्चर गारंटीड है। ओके। तीसरा, वो न्यूनतम मृत्यु लाभ यानी डेथ पर कम से कम 105% प्रीमियम तो मिलेगा ही। ये सब गारंटीड है। और क्या गारंटीड नहीं है? बोनस, साधारण प्रत्यावर्ती बोनस और अंतिम अतिरिक्त बोनस, ये गारंटीड नहीं है। अच्छा। ये LIC के भविष्य के मुनाफे और उसके ओवरऑल एक्सपीरियंस पर निर्भर करते हैं, इसीलिए इसे सहभागी योजना कहते हैं। आप मुनाफे में भागीदार बनते हैं, पर मुनाफा खुद गारंटीड नहीं होता। ठीक है, तो मूल सुरक्षा पक्की है और एक्स्ट्रा बढ़ोतरी बोनस पर निर्भर करती है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, क्या इस योजना की कुछ और विशेषताएं हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए? जैसे अगर बीच में पैसे की जरूरत पड़ जाए या मान लो कोई प्रीमियम ना भर पाए तो क्या होता है? हाँ, कुछ और प्रैक्टिकल फीचर्स हैं, जानना अच्छा है। बताइए। एक तो लोन की सुविधा है। लोन पॉलिसी पर? हाँ, पॉलिसी शुरू होने के कम से कम 1 साल बाद और 1 साल का प्रीमियम भरने के बाद आप इस पर लोन ले सकते हैं। कितना लोन मिल सकता है? अगर पॉलिसी चालू है तो सरेंडर वैल्यू का 75% तक, और अगर पेड अप हो गई है तो 65% तक। ये सुविधा वैसे 2 साल प्रीमियम भरने के बाद मिलती है। और ब्याज? ब्याज दर LIC तय करती है। जैसे अभी मई 2024 से अप्रैल 2025 के लिए 9.5% सालाना है, जो छमाही कंपाउंड होती है। ठीक है। और अगर कोई पॉलिसी बंद ही करना चाहे तो सरेंडर? हाँ, सरेंडर भी कर सकते हैं। 1 साल प्रीमियम भरने के बाद ये ऑप्शन खुल जाता है, लेकिन गारंटीड सरेंडर वैल्यू GSV 2 साल प्रीमियम भरने के बाद ही मिलती है। तो कितना पैसा वापस मिलता है? जो पैसा मिलता है वो GSV और स्पेशल सरेंडर वैल्यू SSV में से जो ज्यादा हो वो होता है। SSV LIC उस समय की मार्केट कंडीशंस वगैरह देखकर तय करती है, तो ये कम भी हो सकता है। मतलब सरेंडर करने पर नुकसान हो सकता है? हाँ, अक्सर होता है। पॉलिसी को अवधि पूरी होने तक चलाना ही फायदेमंद रहता है। और अगर प्रीमियम देना बंद कर दें तो? पॉलिसी लैप्स? यहाँ एक अच्छी चीज है, पेड अप वैल्यू। पेड अप ये क्या है? अगर आपने कम से कम 1 साल प्रीमियम भरा है, लेकिन उसके बाद आप प्रीमियम नहीं भर पाते, तो पॉलिसी पूरी तरह लैप्स नहीं होती, वो पेड अप हो जाती है। मतलब पॉलिसीज चलती रहती है, लेकिन कम बीमा राशि के साथ। इसे पेड अप सम एश्योर्ड कहते हैं। मैच्योरिटी पर या डेथ पर फिर ये घटी हुई रकम मिलती है, और जो बोनस पहले जमा हो चुके थे वो भी मिलते हैं, लेकिन आगे नए बोनस नहीं जुड़ते। तो कम से कम कुछ तो मिलता है, पॉलिसी बेकार नहीं जाती। हाँ, ये एक सेफ्टी नेट जैसा है। और कुछ राइडर्स वगैरह? हाँ, राइडर्स का ऑप्शन भी है। आप चाहें तो कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम देकर एडिशनल कवर ले सकते हैं, जैसे एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर या टर्म इंश्योरेंस राइडर। अपनी जरूरत के हिसाब से कवर बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल। एक और ऑप्शन है सेटलमेंट ऑप्शन। वो क्या है? जो मैच्योरिटी पर या डेथ पर एक मुश्त पैसा मिलता है, उसे आप चाहें तो किश्तों में ले सकते हैं, 5, 10 या 15 साल की किश्तों में। अच्छा, ये भी सुविधा है। हाँ, बाकी छोटी मोटी चीजें जैसे प्रीमियम भरने के लिए ग्रेस पीरियड मिलता है, 30 दिन या 15 दिन, पेमेंट मोड पर निर्भर करता है। अगर पॉलिसी लैप्स हो गई है तो उसे 5 साल के अंदर रिवाइव यानी दोबारा चालू भी करा सकते हैं, बकाया प्रीमियम और ब्याज भर के। हाँ। और पॉलिसी मिलने के 30 दिन के अंदर अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो फ्री लुक पीरियड में उसे वापस भी कर सकते हैं। 30 दिन का फ्री लुक, ठीक है। हाँ, और एक एक्सक्लूजन यानी अपवर्जन होता है, वो आत्महत्या से जुड़ा है। उसकी कुछ शर्तें हैं जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट में लिखी होती हैं। ठीक है, काफी सारी जानकारी होगी लेकिन बहुत उपयोगी है। तो अगर हम आज की पूरी बात को समेटें तो LIC जीवन लक्ष्य एक ऐसी योजना लगती है जो परिवार और खासकर बच्चों के भविष्य को दिमाग में रखकर बनाई गई है। हाँ। इसमें सुरक्षा भी है, लाइफ कवर और डेथ पर वो इनकम बेनिफिट। हाँ। और बचत भी है, मैच्योरिटी पर पैसा और बोनस की संभावना। बिल्कुल। प्रीमियम भी पूरी पॉलिसी अवधि से कम समय तक भरना है, और सबसे खास बात, अनहोनी होने पर भी बच्चों के लक्ष्य के लिए पैसा सुरक्षित रहता है। सही कहा आपने, ये इसका निचोड़ है।
और जाते जाते एक बात सोचने के लिए छोड़ जाता हूँ। हाँ, जरूर। जब हम अपने बच्चों के भविष्य जैसे लंबी अवधि के लक्ष्यों के लिए प्लानिंग करते हैं तो हमें गारंटी जैसे कि बेसिक सम एश्योर्ड और संभावित बढ़ोतरी जैसे कि बोनस, इनके बीच एक बैलेंस बनाना होता है। सही बात है। ये बैलेंस हर किसी के लिए अलग होगा। ये उनकी रिस्क लेने की क्षमता, उनकी जरूरतें, इन सब पर निर्भर करता है। क्या आप सिर्फ पक्की गारंटी चाहते हैं या थोड़ी अनिश्चितता के साथ ज्यादा पाने की उम्मीद भी रखते हैं? ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है। हाँ, और सिर्फ नंबरों से हटकर ये सोचना कि मेरे बच्चे की पढ़ाई या शादी के लिए पैसा सुरक्षित है, ये जानने से जो मन की शांति मिलती है, उसका भी तो एक मूल्य है ना? यह वाकई एक अहम सवाल है सोचने के लिए। अच्छा, अगर कोई इस योजना के बारे में और जानना चाहे या अपने लिए एक पर्सनल हिसाब किताब देखना चाहे तो क्या करना चाहिए? इसके लिए वो LIC के सर्टिफाइड एडवाइजर से संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9846189371। मैं दोहराता हूं, 9846189371। ठीक है। और अगले कदम क्या हो सकते हैं सुनने वालों के लिए? शायद एक सैंपल बेनिफिट इलस्ट्रेशन मांगना। हाँ, वो मांग सकते हैं। इसकी तुलना अपनी FD या दूसरे इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं। और सबसे जरूरी, अपने बच्चों के भविष्य के लिए क्या लक्ष्य हैं, कितने पैसे की जरूरत होगी, उसे थोड़ा स्पष्ट रूप से प्लान करना। बिल्कुल, प्लानिंग सबसे जरूरी है। चलिए, तो आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमारे सुनने वालों के लिए उपयोगी रही होगी। जरूर। धन्यवाद।